अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आइम्मा मौज़नीन की 7,000 ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को मंजूर करने का ऐलान किया और कहा कि पीर की शाम तक उन दरखास्त गुजारों को ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे ताकि उन तमाम को भी हर माह हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपये एजाज़ियत दिया जा सके। रियासती असम्बली में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर हुए मबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतराफ़ किया कि आज मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबे हयात में नुमाइंदगी की ज़रूरत है, इसीलिए वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर इदारों में मुस्लिम नुमाइंदगी देने तैयार है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पुराने शहर में IT के फ़रोग़ के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की तजवीज़ को कबूल करते हुए कहा कि पहाड़ी शरीफ में वाक़े औक़ाफ़ अराज़ियात पर IT टावर कायम करने की वो मंजूरी देते हैं। इस सिलसिले में IT के वज़ीर को हिदायत देंगे ताकि दोनों मिलकर अराज़ी की निशानदही करते हुए IT टावर का संग बुनियाद रखें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर ऐवान में मौजूद अरकान असम्बली को वक्फ जायदादों और मंशा वक्फ की तफसीलात से भी अफराद बिलखुसूस मुसलमान जागीरदारों ने सैकड़ों और हज़ारों एकड़ अराज़ियात किसी मकसद के लिए वक्फ करते हुए, वक्फ का मतलब अतिया देना और मंशा वक्फ का मतलब किसी काम के लिए अराज़ी को वक्फ करना है, उन्होंने वक्फ की थी। बाज़ अफराद अपनी अराज़ियात दवाखाने की तामीर के लिए वक्फ करते थे, बाज़ अफराद स्कूलों की तामीर के लिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो रंगारेड्डी ज़िले और मेडचल ज़िले में मुस्लिम कब्रिस्तान के మనవి చేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష ఇక ముగింపు నేను చెప్పే ముందు 4 మాటలు చెప్పాలా। अकबर साहब का 2-4 चीज़ें थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर जी, जो आपने कहा, आपने जो मुतालिबा किया मौज़न इमाम के वास्ते, मौज़न इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, कल शाम के अंदर ही उनको ऑर्डर दे रहे पूरे 7,000। वो निकल जाएगा, वो पूरे 7,000 लोगों को भी जैसा अर्चक समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा। म्युनिसिपल मिनिस्टर ने दिलाया है लेकिन वो बस नहीं हो रहा है। मैंने ऑर्डर दिया है एक 1.25 एकड़ आपको देने के लिए। बिल्कुल मेडचल मलकाजगिरी जिले में कुछ गांवों में 2-4 गांव में 125 एकड़ की अराजी मिला और रंगारेड्डी जिले में 112 एकड़ का मिला। तो इसमें से एक 125 एकड़ कल शाम तक आपको जीवो मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल रेवेन्यू सेक्रेटरी नवीन मित्तल साहब से मिलके जो जगह आप पसंद करते हैं चौथरफ ले लीजिए। किसी जगह 10 एकड़ है, किसी जगह 25 एकड़ है, जहाँ जहाँ लेना है कल आप फाइनल कर दिए तो कल शाम के अंदर जमीन अलाट करते हुए वो जीवो भी आपके हाथ आ जाएगा। उस तरीके से वो भी काम खत्म हो जाएगा। और दूसरे 2-4 मसाइल आप जो बोले थे वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। स्कॉलरशिप से टाइम पे आना चाहिए और कुछ मात्रा में बजट बढ़ाने के भी जिक्र किया आप 2-4 जगह, मैंने नोट कर लिया है। उस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं गौर करूँगा, आपको इतला भी दे दूंगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं IT का जो हमारे पहाड़ी शरीफ की जमीन है, ये आपको वक्फ जमीन के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ। वक्फ मीन्स डोनेशन। वक्फ उर्दू वर्ड है, उसका असली मीनिंग है डोनेशन। हमारे जागीरदार, जमींदार, राजा महाराजा जो भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब किस्म के लोग थे। मुसलमान जागीरदार ज़्यादा थे, उन्होंने हज़ारों एकड़ जमीन वक्फ में दे दिया। किस लिए दिया? अंदर इना वक्फ अंटे अर्थमవుతుంది। किस लिए दिया वो जमीन? उसको एक मनशाए वक्फ बोल के भी रहता। मनशाए वक्फ यानी पर्पस ऑफ डोनेशन। किस लिए दिया गया? कुछ लोगों ने दवाखाना बनाने के लिए दिया ताकि लोगों की सुविधा हो, कुछ लोगों ने और ये स्कूल बनाने के लिए दिया ताकि बच्चों को तालीम मिले। ऐसे कई तरीके से कई वेलफेयर एक्टिविटी के लिए दिए। तो हमारे पास भी मंशा वक्त में कई किस्म के है। आपने पहाड़ी शरीफ दरगाह के जो जमीनात है वहाँ पे एक IT टावर
लाने का आपने किया। मैंने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से बात किया, उसको जल्द ही अमल में लाएंगे और आप दोनों जाके संग बुनियाद रखे, मुझे बहुत खुशी होगी। और दूसरा भी एक अच्छी बात आपने कहा, ग्रुप 2 एग्जाम के बारे में आप याद कर रहे थे। हमने बोला है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जब शुरुआत में मैं बोला था, मैं बात तेलुगु में बोलता हूँ, आप ट्रांसलेशन लगाया तो अच्छा है, सभी लोग भी सुनेंगे। जब 1 लाख ఎంప్లాయ్మెంట్ का मैंने ऐलान किया था, ఆ టైంలో చెప్పినాం రిక్రూట్మెంట్ స్టాగర్డ్గా చేయండి, దశల వారీగా, ఒకదానిలో అవకాశం పోయినందుకు మళ్ళొక దానిలో పరీక్ష రాసే అవకాశం వస్తుంది, ఆ విధంగా చేయమని చెప్పినాం, ఆ విధంగానే చేస్తూ ఉన్నారు। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीआरएस और मजलिस को बीजेपी की बी टीम करार देने वालों पर शदीद बरहमी जाहिर की। असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं और असदुद्दीन अवैसी जिंदगी भर मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ते रहते हैं, तो उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। इसी तरह बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरगर्मियों को वुसअत दे रही है, तो बीआरएस पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ कायदीन उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिनमें एनसीपी के कायद शरद पवार भी हैं, लेकिन हालिया दिनों शरद पवार की पार्टी ने ही महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत की तायद में आकर हुकूमत में हिस्सेदार बन गई। अब बीजेपी की बी टीम कौन है आवाम को मालूम हो गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजलिस उनकी फ्रेंडली पार्टी है और मुस्तकबिल में भी फ्रेंडली पार्टी रहेगी। बीआरएस और मजलिस दोनों सेकुलर पार्टियां हैं जो रियासत की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ चल रही नफरत की फिजा पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर तमाम तबकात मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी महफूज हैं। महफूज समझता हूं, मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। एंड नाउ लेट अस कम टू आवर स्टेट, माय स्टेट, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs, population 50 lakhs Muslims, and the budget 2,200 crores. ये है मुसलमानों से मोहब्बत, ये है माइनॉरिटी से मोहब्बत। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। क्या रे काम ऐसा किया जाता है, सीखो तेलंगाना से काम कैसे करना है, सीखना है तो सीखो केसीआर से। सबको लेके चलना कैसा है, सीखो तो केसीआर से, टीआरएस से। आज ये मॉडल है। और सर, व्हेन आई गो फर्दर ahead, sir, I would like to also bring to the kind notice, not only to my colleagues sitting here, sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims. The first and foremost request, when myself and Asad Bhai had met Honorable CM Saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000, they are not giving. Immediately, Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 होने दो, 1 लाख का रैंक होने दो, सब मुसलमानों को BC, SC, ST की तरह देना चाहिए। He passed out the order.
The second request we made and we said कि मुसलमान बच्चियां घरों पे रहती हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, उनकी शादियों के लिए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ मुझे एहसास है, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ये हिंदुओं में भी है, एससीज में भी है, एसटीज में भी है, सब में है, मैं एक स्कीम निकालूंगा। और उसके बाद उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक निकाली। फिर उसके बाद में ऑनरेबल स्पीकर सर, I was just going through the budgets of all the states, and in fact I went to the budget allocation of the entire India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending. हल्का असेंबली गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह ने वक्फे सिफर के दौरान इस बात का इजहार किया कि जारिया मियाद की ये आखिरी असेंबली है और नई असेंबली में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो नहीं, नई असेंबली में मैं नहीं रहूंगा क्योंकि बाहर वालों के साथ साथ अंदर वाले भी मुझे नई असेंबली में आने नहीं देंगे। अध्यक्षा 2014 से लेकर आज तक इस विधानसभा में जब भी आपके आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने मेरी विधानसभा में जिस जाति से मैं हूं कई बार रेस किया है और सरकार से प्रार्थना की है। यही विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं धुलपेट आऊंगा और जो भी मेरे से बन सकता है मैं धुलपेट के विकास के लिए, जनता के लिए करूंगा। लेकिन आपको पता है अध्यक्षा, मुख्यमंत्री जी के पास शायद समय नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर ही धुलपेट है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आ सके। लेकिन ये जो विधानसभा है अध्यक्षा, आज आपके आशीर्वाद से जितने लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ से आने वाली विधानसभा में कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं अध्यक्षा। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूंगा, मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि बाहर वाले भी और घर वाले भी सभी लोग चाहते हैं कि मैं विधानसभा में ना रहूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे धुलपेट की जनता के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए अध्यक्षा। क्योंकि आज भी अध्यक्षा वो समय से लेकर ये समय तक धुलपेट की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब सरकार द्वारा हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग गुड़म्बा करते थे, गुड़म्बा बंद हो गया। आज भी कई लोग बेरोजगार है अध्यक्षा। आज भी आपके सहयोग से, यानी आपके सहयोग के लिए, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के लिए प्रतीक्षा कर रहे अध्यक्षा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के लिए, धुलपेट की जनता के लिए, लोधी समाज के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाए अध्यक्षा और उनका भला करे अध्यक्षा। धन्यवाद। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के चौथे रोज वक्फे सिफर में रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले 32 अरकान असेंबली ने अपने अपने हल्के-जात के मसाइल को वक्फे सिफर के दौरान पेश किया। इनमें मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोजुद्दीन ने बताया कि उनके हल्के असेंबली कारवान और हैदराबाद के 5 इलाकों में महकमे दिफा के तहत जो क्वार्टर्स हैं उन्हें मजाज करार देने के सिलसिले में जियो 166 और जियो 244 और फिर 2019 में जियो 118 जारी करते हुए दिफा के अराजियात को कानूनी शक्ल देने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन आज तक ये मामला ज़ेरे इल्तिवा है, उसकी यकसोई करने के इक़दाम किए जाएँ। बीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंदर ने खैताबाद में IMAX के करीब मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल कायम करने के सिलसिले में जो अराजी दी गई थी, अभी तक HMDA की जानिब से GHMC को हवाले नहीं किए जाने की शिकायत की। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो HMDA को हिदायत देंगे वो अराजी हवाले करे। इसके साथ ही नागेंदर ने इस बात की भी नुमाइंदगी की कि सोमाजी गुड़ा में मुस्लिम कब्रस्तान के लिए जो जगह दी गई है उसमें हायल रुकावट ने उनके हल्के असेंबली दोबाक में डिग्री कॉलेज कायम करने के अलावा दोबाक में कोर्ट के क़याम की मंजूरी को अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया। ऐसे ही दीगर अरकान ने भी अपने अपने हल्के से मुताल्लिक़ मसाइल को असेंबली में पेश किया। ప్రాంతాల్లో మల్టీపర్పస్ సార్ ఆరో రమేష్ గారు మంత్రి గారికి ఏం చెప్తున్నా, మీరు మాట్లాడితే ఎట్లా పోయి ఇట్లా చేస్తే సార్, ఇది గౌరవ మంత్రివర్యులు మున్సిపల్ శాఖ మాత్రకు సంబంధించింది అధ్యక్ష. మా నియోజకవర్గంలో మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్స్కి చాలా చోట్ల శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్టాండింగ్ కమిటీ ద్వారా సుమారు 16 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అది HMDA వాళ్ళు GHMCకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి మంత్రి గారు త్వరలోనే అది ప్రారంభించబోతున్నారు కాబట్టి అది HMDA వారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని. దాని పక్కనే బస్తీ దవాఖానకు కూడా మొన్ననే హరీష్ రావు గారు
సుమారు 50 లక్షల రూపాయలు మాకు 2 చోట్ల ఇచ్చారు. 50 లక్షలు ఖైరతాబాద్లో ఒకటి, జూబ్లీస్ అంటే జూబ్లీస్ డివిజన్ కార్పొరేషన్ డివిజన్లో అధ్యక్ష అక్కడ కూడా ఇచ్చారు. అది కూడా నియోజకవర్గం పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. నేను శాసనసభ్యునిగా గెలిచినట్టు నుంచి మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రం, చేగుంట మండల కేంద్రంలో 2 డిగ్రీ కళాశాలల మంజూరు కోసం అని చెప్పి పదే విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానికి కావాల్సినటువంటి భవనాలు, స్థలం ఇవ్వడానికి కొంతమంది దాతలు ముందుకు వచ్చినారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దయించి 2 డిగ్రీ కళాశాలలు, ఒకటి మిరుదొడికి, ఒకటి చెగుంటకు మంజూరు చేయాలని తమరి ద్వారా గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొక విషయం అధ్యక్ష, మున్సిపాలిటీకి దుబ్బాక మున్సిపల్ పరిధిలో ఒక కోర్టు, దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఒక కోర్టు మంజూరైంది అధ్యక్ష. 2 రోజుల నుంచి ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఎవరో తన అవసరాల కోసం తిమ్మాపూర్లో స్థలం ఇస్తానని ఆ కోర్టుని తిమ్మాపూర్కి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए से हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से जो हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर एक 5 मुकामात पर जो डिफेंस निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, और इसको साबिक़ा में 2009 के दरमियान में एक जियो आया था जो जियो नंबर 166 और 264 के नाम से, उसके कई मरतबा मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कई मरतबा नुमाइंदगी करे, और हालिया में 2019 के दरमियान में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करने के बाद एक जियो आया जो 118, और वह हैदराबाद नहीं तेलंगाना के अंदर जहाँ पर भी जो डिफेंस लैंड है वहाँ पर रेगुलराइज करने के लिए जो रिलीज हुआ था, मगर आज हैदराबाद के अंदर जो 5 मुकामात पर है वो आज भी पेंडिंग है। और ये तमाम तफसीलात मैं साबिक़ा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को और मेरी जमात की जानिब से कलेक्टर हैदराबाद से भी मुलाकात कर बताया था, ये जो है 118 और इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहूँ। గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌసర్ గారు లేవనెత్తినటువంటి జీవో అనే అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష मुख्यमंत्री गार की। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, 2019 में गवर्नमेंट की वेबसाइट खुली गई थी वजीफों के लिए, जिसमें ओल्ड एज था, विडो पेंशन था और हैंडीकैप पेंशन था। और उसके बाद सर आज तकरीबन 2 साल से ये वेबसाइट बंद है और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के वजीफ़ों के लिए वेबसाइट बंद है, आप उसको अगर खुलाएंगे तो काफ़ी सहूलत और काफ़ी ज़रूरतमंद लोग क्या बोलते सो इंतज़ार में, हाँ, ज़रूरतमंद लोग इंतज़ार में हैं और अपने नए दरख्वास्त देंगे तो लोगों को अच्छा होगा। और सर ख़ास तौर से शादी मुबारक है, शादी मुबारक के लिए भी लोग अप्लाई करे, शादियां हो जा रही और उसके बाद 1-1 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा, उनके चेका नहीं आ रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, ये चेका भी क्लियर कराने लगाइए और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वजीफ़ों के लिए वो भी इमीडिएटली खुलाना चाहिए। अगर आप खुलेंगे तो वहाँ पर हमारे काफ़ी गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को फ़ायदा होगा। शुक्रिया साहब। మినిస్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ప్రస్తావించినటువంటి मोहतरम स्पीकर साहब, में यह काम किया जा रहा है, बिलखुसूस स्कूल्स के पास जितने भी पान डब्बे हैं उन पान डब्बस को मॉनिटर करना चाहिए और उनको वहां से हटाना चाहिए। और कई स्कूल्स हैं जहां पे जिनके करीब लिकर के शॉप्स हैं, वो लिकर के शॉप्स को भी आने वाले कल में कोई भी लिकर शॉप को वहां पर आने से रोकना चाहिए। मैं फिर से आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं सर कि गांजा बहुत फैल चुका है, छोटे छोटे टैबलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं नौजवान नस्ल। कई पब्स में भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहां पर भी कई लोग हैं जो नशे की आदी बनाना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को खराब करके हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को खराब किया जाए। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करूंगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो ले और ये ड्रग जो फैल रहा है
इसको रोकें और मेडिकल शॉप्स को भी मॉनिटर करें। यह भी कंपलसरी है क्योंकि वहां मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप और मॉर्फिन या दूसरे दवाएं जो फ्री चले जाते हैं उस पर वॉच नहीं रहता है, उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के जरिए मॉनिटर करवाएं और इसको रोकने के लिए जो भी जरूरी इकदाम है करें। स्पीकर सर, गौरव डेफिनेट గా చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్। శాసనసభలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం हाईएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया। एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया, उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया। काफी काम हुआ है, जैसे आपने कहा काफी काम हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर गांजा हो या बाकी जो भी हो, अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो, जो भी हो रहा है उसको उस पर पाबंदी करना, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से। 100% विथ फुल फोर्स वी विल एक्ट सर। बट द इश्यू इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू आवर स्टेट सर, इट इज अ पैन इंडिया, इट इज ऑल ओवर इंडिया ఉంది సార్ ఇది, అన్ని సిటీస్ లో ఉంది। ఇట్స్ ట్రూలీ ఎ సాడ్ రిఫ్లెక్షన్। As affluence grows, unfortunately, this is one of the byproducts also, sir. But we will act very sternly, very toughly, and the government is committed to ensure. तेलंगाना कानून साज असेंबली में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को हुकूमत ने की जानिब से बिल को मंजूरी देने के बाद इंतजाम के अमल के लिए राहें हमवार हुई। बाद रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बिल को असेंबली में पेश किया, जिसे अरकान मुखन्नना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से आरटीसी को हुकूमत में ज़म किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आरटीसी के इंतजाम से 43,000 मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आरटीसी के असास जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। ఆలోచించి ఒక బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం। అందులో కూడా ప్లస్ మైనస్ అన్ని చర్చించి డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళని తీసుకున్నాం, వాళ్ళకి భద్రత వస్తూ ఉంది। అప్పుడు పీఆర్సీ ఇస్తాం, వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది। ఏ సదుపాయం ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చినా ఆ 43,000 ఉద్యోగులకు కూడా అన్ని పెరుగుతాయి, పాపం వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు, ఉద్యోగ భద్రత వస్తుందని, కార్యకలాపాలు కూడా పెరుగుతాయని అనుకున్నాం అధ్యక్ష। మరి గవర్నర్ గారు ఎందుకు ఉంచుకున్నారో తెలియదు, ఆ పనులంతా పెట్టుకొని 96 క్లారిఫికేషన్లు అడిగి అయితే వారికి జ్ఞానోదయం అయి గవర్నర్ గారు और जहदकार गदर का इतवार को हैदराबाद की अपोलो अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो फेफड़ों और पेशाब के इमराज और बुढ़ापे। गदर 1949 में तेलंगाना के तुपरान में गुम्माडी विठल राव के तौर पर पैदा हुए। उन्होंने अपना तखल्लुस पंजाब की गदर पार्टी से लिया, जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले सरगर्म थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के ज़माने में गदर माओ नवाज नजरियात ग्रोहों की मुबैना इस्तेसाल को बेनकाब करने के लिए मशहूर थी। उन्होंने किया था। गदर ने जनन नाट्य मंडली की बुनियाद रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की सकाफती शाख बनी। उन्होंने 1985 में दलितों के कत्लेआम के बाद इंसाफ की वकालत करने में अहम किरदार अदा किया। उनके गानों में अक्सर पुलिस तशद्दुद और मावराए कानूनी कत्ल या फिर फेक एनकाउंटर्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने खुलकर तनकीद की। 1997 में वो सिकंदराबाद की रिहाइशगाह पर 5 गुमनाम हमलावरों के जरिए कातिलाना हमले का निशाना बने। वो इस हमले में बच गए थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी। 2022 में गदर ने के पॉल की प्रजा शांति पार्टी से मुनुगुड़ू ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने के अपने इरादों का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात को देखते हुए उनका फैसला हैरानकुन लगा और बहुत से लोगों ने समझा था कि वो उनमें शामिल होंगे। दरहकीकत गदर के बेटे जीवी सूर्यकिरण ने 2018 में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी और उसी साल उनके वालिद यानी गदर ने पहली बार वोट दिया था। 2 जुलाई को खम्मम में मुनक़िदा तेलंगाना गर्जना सभा में जब बीआरएस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी,
तो उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर डायस पर गदर हाजिर हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी से मुसाहिफा करने के बाद उन्हें गले लगाया और उनका बोसा भी लिया था। लोगों ने इस पर खूब तालियां बजाई थी। राहुल गांधी ने भी गदर को गले लगाया और उन्हें अपने पास बैठने की दावत दी। गदर की मीरास में उनके पुरजोश गानों में जिंदा हमेशा वो रहेंगे। इनके मशहूर गानों में पुलुस्तुन्ना पुद्दुमीदा नरुस्तुन्ना कालमा पूर्व तेलंगाना, इसके अलावा बहुत से गाने गदर के जो थे और उनकी मौसीकी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। की नुमाइंदगी करते हुए वजीर केटी रामाराव ने असेंबली में रियासत तेलंगाना में गदर के ताउन को खिराज तहसीन पेश किया। केटीआर ने कहा कि जब तक तेलंगाना कल्चर मौजूद रहेगा गदर को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि गदर एक काबिल जिक्र फर्द है और उनकी गैर मौजूदगी को गहराई से महसूस किया जाएगा। उन्होंने गदर की रूह के लिए ताज़ियत और सुकून की उम्मीदें पेश की और उनके ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। तेलंगाना के मशहूर लोक गलोकार गदर की मौत पर गम का इजहार करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने लिखा कि तेलंगाना के मुमताज़ शायर, गीत निगार और कारकुन गदर के इंतकाल के बारे में सुनकर दुख हुआ। तेलंगाना के लोगों के लिए उनकी मोहब्बत ने उन्हें पसमानदा लोगों के लिए अनथक जद्दोजहद करने की तरगीब दी। उनकी मीरास हम सबको मुतासिर करते रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने भी गदर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कई सीनियर कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, इनके अलावा सभी सियासी जमा सदर किशन रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने गदर को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब रियासत के हुक्मरान जमात BRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मनाई गई। पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर केटी रामाराव ने जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निशावर किए और तेलंगाना रियासत के लिए उनकी जद्दोजहद को भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट जिला खेलों में रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम इस तरह के प्रोग्रामों के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि शोबों में तरक्की याफ्ता शहर को खेलों का मरकज बनाया जा सके। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स में हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। स्विमिंग पूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर तैराकी के मुकाबले, वॉलीबॉल और फुटबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। हिंदुस्तानी कौंसल खाने की जानिब से अमेरिका के शहर शिकागो में फंसी हुई बेयारो मददगार हिंदुस्तानी लड़की की मदद के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया। हफ्ते के रोज कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की सैयदा मिनहाज जैदी को अमेरिका के शहर शिकागो से हैदराबाद लाने की कोशिशें मिनहाज जैदी से रब्ता करने में कामयाब हो गए हैं। हमने उन्हें बताया कि हम उन्हें ज़रूरी तिब्बी देखभाल और हिंदुस्तान जाने में मदद फराहम करेंगे। बताया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी वालदा से भी बात की। कौंसलेट ने ट्विटर पर कहा कि हम उन्हें हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कार के नहर में गिर पड़ने के नतीजे में इंजीनियरिंग के 3 तलबा हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में कल शब उस वक्त पेश आया जब ये इंजीनियरिंग के 3 तलबा तफरीह से वापस हुए थे। पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तीसरे साल में ज़ेर तालीम 10 तलबा और एक ड्राइवर हफ्ते को 2 कारों में तफरीह के लिए गए थे। निस्फ शब के बाद एक कार जिसमें तलबा सफ़र कर रहे थे उसे चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार कोरुकुंडा मंडल के बुर्गपुड़ी में नहर में गिर गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद के तारीखी इमारत चार मीनार पर मल्टी कलर लाइटिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि चार मीनार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत रखता है, जहां हर रोज़ हज़ारों सयाह इस इमारत का मुशाहिदा करने आते हैं। रात के औकात में इस इमारत को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए उनके महकमे की जानिब से मल्टी कलर लाइटिंग लगाए गए हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़, मजलिस के रुकने काउंसिल रहमत बेग और दीगर मौजूद थे।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।